नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। हम हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी 14 जून 2020 को संडे स्पेशल बेस्ट करंट अफेयर्स आपके लिए लाए हैं, वो भी सिर्फ कितने 20 मिनट में। देखिए, ये जो मेरे वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज में है, इसमें मैं पूरे के पूरे एक सप्ताह के करंट अफेयर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप समझ सकते हैं 7 दिन के करंट अफेयर अगर आपको सिर्फ 20 मिनट में मिलेंगे, इसका मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही सिर्फ इसमें डले हुए हैं जिनकी आपके प्रश्न पत्र में आने की संभावना सबसे ज्यादा बनती है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हैं तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी संडे स्पेशल की आज की सीरीज। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2020 किस दिन मनाया जाएगा। तो आपको पता है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। इसकी इस साल की थीम है घर पर योग और परिवार के साथ योग। इट मीन्स योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली। आपको करना क्या है भाई, अपनी फैमिली के साथ योग करना है। आपको पता है हर साल एक भव्य समारोह किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही क्या बहुत सारे लोगों के साथ में, हजारों की संख्या में लोगों के साथ योगा करते हैं। लेकिन कोरोना फैलने की वजह से इस साल किसी भी प्रकार कोई सामूहिक आयोजन नहीं किया जाएगा। 2015 में पहला इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया था, इसलिए इस साल का होगा 6वां दिवस। पिछले साल के कौन सी जगह पर मनाया गया था भाई, रांची में मनाया गया था। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, इंटरनेशनल योगा डे का जो फोटो है, जो थीम है, वो आप हमेशा देखते होंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आता होगा। तो यहाँ पर हर कलर का अपना एक मतलब है। आप चाहें तो सामने लिखा हुआ है, सामने फोटोज है, आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मैं इसी से संबंधित बताना चाहूंगा कि माय लाइफ माय योगा एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता थी। किसने इसकी शुरुआत करी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में इसकी शुरुआत की थी। बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों वीडियो ब्लॉगिंग? इसीलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ क्योंकि आप भी अपना वीडियो ब्लॉग बनाकर किसी भी माध्यम से क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। जैसे कि फेसबुक, इंस्टा या ट्विटर, किसी के भी माध्यम से आपको इस ये जो प्रतियोगिता है इसमें आपकी प्रविष्टि हो जाएगी। आपको पता है योगा दिवस मनाया जाता है आयुष डिपार्टमेंट के तहत। आयुष डिपार्टमेंट, ए का मतलब आयुर्वेदा, वाई का मतलब योगा है नेचुरोपैथी, यू का मतलब यूनानी, एस का मतलब सिद्धा, एच का मतलब होम्योपैथी। हर जगह पर यह क्वेश्चन आयुष से संबंधित पूछा जाता है। अगर आप मंत्री की बात करें तो श्रीपद यशो नायक है आयुष विभाग के राज्य मंत्री। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, हफ्तार उग्रवादियों का संबंध किस देश से है? मिलिटेंट ऑफ हफ्तार। तो हफ्तार उग्रवादी कहां पर हैं भाई? लीबिया से संबंधित थे। हाल फिलहाल में संयुक्त राष्ट्र की समर्थित सरकार ने त्रिपोली शहर को, है ना, उग्रवादियों से वापस ले लिया है। और किसके अंडर में थी? सही भाई, हफ्तार उग्रवादियों ने यहाँ पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। आपको पता होगा त्रिपोली लीबिया की राजधानी है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। लीबिया में ही बहुत ज्यादा टेम्परेचर चला जाता है, लगभग 59 डिग्री सेल्सियस तक। अल अजीजिया जो स्थल है, इसे कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे गर्म जगह है, ऐसा भी है ना। तो ये कहां पर पड़ता है भाई? लीबिया में। लीबिया की आप देख सकते हैं मेडिटेरियन सी से लगा हुआ है। त्रिपोली आपको मैप में दिख रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं भाई। डीएलएफ, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड का चेयरमैन एमिरेट्स, इट मींस मानद चेयरमैन किसे बनाया गया है ना, मतलब हमेशा के लिए। तो ये बनाए गए हैं मानद चेयरमैन कुशल पाल सिंह। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं भाई कुशल पाल सिंह। अध्यक्ष के पद से क्या कर दिए गए हैं? सेवानिवृत्त हो गए हैं। अब नए नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन? राजीव सिंह। अगर मैं कुशल पाल जी की बात करूं तो 1946 में इन्होंने क्या किया था? डीएलएफ ज्वाइन किया था। देखिए कितना लंबा सफर है, 1946 से लेकर 2020 तक का। और 1995 में वे डीएलएफ के अध्यक्ष बनाए गए थे। इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं के लीडरशिप में डीएलएफ आज इंटरनेशनल ब्रांड के रूप में उभर चुका है। पहले छोटी सी जगह में, सिर्फ गुरुग्राम, जिसका नाम पहले गुड़गांव हुआ करता था, सिर्फ वहीं तक ये सीमित थी। तो आप देख सकते हैं कुशल पाल सिंह जी को, बहुत जाने माने व्यक्तित्व हैं ये भारत देश के। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के लिए किस देश की सिफारिश करी है? इट मींस एशियाई फुटबॉल परिसंघ के द्वारा 2022 का एशियन वुमेन्स वर्ल्ड कप फुटबॉल का कहां पर किया जाएगा भाई? भारत देश में आयोजित किया जाएगा। आपको पता है एक बार 1979 में किया जा चुका है, दूसरी बार यह आयोजन किया जा रहा है भारत देश में। अब क्योंकि भारत देश में किया जा रहा है तो ऑटोमेटिक रूट से भारत देश की टीम यहां पर खेलेगी। एशियाई फुटबॉल संघ के अध्यक्ष शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा और इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष प्रफुल्ल
पटेल, है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण मेजबानी है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको सामने रखा है आपकी वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज में। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में यूनिक ट्विन समिट की मेजबानी कौन करेगा? तो भाई यूनिक ट्विन समिट की मेजबानी करने वाला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्चुअल माध्यम से दावोस में आयोजित की जाएगी। इसका विषय होगा द ग्रेट रीसेट। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये। WEF के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष हैं क्लॉस श्वाब। आप देख सकते हैं ट्विन समिट कहां पर है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, यहां पर है उनके अध्यक्ष श्वाब जी। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। आप देख सकते हैं दावोस में मुख्यालय है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के द्वारा गुडविल एम्बेसडर ऑफ द पुअर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, गुडविल एम्बेसडर ऑफ द पुअर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो भारत की तमिलनाडु की मात्र 13 वर्षीय एक बच्ची हैं, छात्रा एम नेत्रा, इन्हें ही गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है ना भाई। अब इनको देखिए गुडविल एम्बेसडर बनाया है तो इन्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र के जो सम्मेलन होंगे वहां पर बोलने के लिए इनको अवसर दिया जाएगा, जैसे कि जेनेवा में सिविल सोसाइटी फोरम है और भी बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होगी, वहां पर भी इन्हें संबोधित किया जाएगा। और साथ ही साथ डिक्सन स्कॉलरशिप से 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप भी मिलेगी, है ना। अब देख सकते हैं आप इनकी फोटो देखिए, UN गुडविल एम्बेसडर की हमारी, है ना। अब हुआ क्या था, घटनाक्रम क्या था? घटनाक्रम ये था कि भाई इन्होंने, नेत्रा जी ने, इनके पिताजी थे सी मोहन, उन्होंने 5 लाख रुपए बचाए थे अपनी बच्ची की पढ़ाई के लिए, शादी की तरह, जैसे कि हर एक भारतीय क्या है बचा कर रखता है। इन्होंने लॉकडाउन के लिए गरीबों को बांटने के लिए मनवा लिया 5 लाख रुपए। देखिए बहुत बड़ी अमाउंट है गरीब परिवार के लिए 5 लाख रुपए, है ना। मतलब गरीबों के लिए उन्होंने इतना काम किया, इसीलिए इन्हें गुडविल एम्बेसडर ऑफ द पुअर नियुक्त किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है एम नेत्रा। किसके द्वारा किया गया? UNADP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। तो दोनों याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलिए भाई। शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, जन्म के समय पर लिंग अनुपात, बाल लिंग अनुपात सहित पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित अन्य सभी मुद्दे के मूल्यांकन के लिए किसकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो टास्क फोर्स बनी है एक, या समिति बनी है, जया जेटली समिति। बहुत महत्वपूर्ण समिति है भाई, महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत गठन किया गया। 10 सदस्यीय ये क्या है, टास्क फोर्स है, याद रखिएगा। भारत देश में जो हमारी महिला और बाल विकास मंत्री हुए स्मृति ईरानी, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, G20 समूह के सदस्य देशों ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए कितने अमेरिकी डॉलर से अधिक की सहायता राशि देने की प्रतिबद्धता जताई है? तो बहुत बड़ा अमाउंट यहां पर रिलीज कर रहा है G20, 21 बिलियन US डॉलर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत बड़ा अमाउंट है यह, 21 बिलियन US डॉलर। G20 आपको पता है दोनों विकासशील देश और विकसित देश, डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज, दोनों का क्या है, एक साझा मंच है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है G20। इसमें 19 देश हैं, साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन भी इसका सदस्य है, भारत देश भी इसका सदस्य है ना, और काफी एक्टिव रहता है भारत देश। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि विश्व जिम्नास्ट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे भाई, इसीलिए ये वीकली करंट अफेयर्स में जगह बना पाए हैं। इनका नाम है कर्ट थॉमस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कर्ट थॉमस। 1978 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। साथ ही साथ 1979 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में 6 गोल्ड मेडल जीते थे। देखिए 6 गोल्ड मेडल एक ही इवेंट में, है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इनको देख सकते हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार जीतने वाली भारत देश की पहली महिला उद्यमी कौन बनी है? तो भाई भारत देश की पहली महिला उद्यमी बनी है EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार जीतने वाली किरण मजूमदार शॉ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो आना ही चाहिए मेरे हिसाब से। यह बायोकॉन लिमिटेड की क्या है, कार्यकारी अध्यक्ष, और 20 सालों के इतिहास में यह खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय बनी है। देखिए इसके पहले एक भारतीय थे उदय कोटक, जो 2014 में क्या थे, इनको यह पुरस्कार मिला था। इसके अलावा NR नारायण मूर्ति, आपको पता है इन्फोसिस के सह संस्थापक, 2005 में उन्हें यह पुरस्कार मिला था। इसके अलावा 2011 में सिंगापुर की एक महिला थी ओलिविया लूम, इसके बाद ये खिताब जीतने वाली सिर्फ दुनिया की दूसरी महिला बनी। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है, भारत देश में 20 साल में तीसरी पर्सन और वर्ल्ड की दूसरी महिला, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है किरण मजूमदार शॉ का ये एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। आप देख सकते हैं किरण मजूमदार शॉ को अपने क्या अवार्ड के साथ में जिस कंपनी की वो क्या है, बायोकॉन
कि वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उसका भी लोगो आप सामने देख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया है? तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया समर कैपिटल गैरसैंण को। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, आपको पता है उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। अब ये गैरसैंण कहां पर है? गैरसैंण आता है चामोली जिले की एक तहसील पर, और राजधानी देहरादून से तकरीबन इसकी दूरी हो जाती है 350 किलोमीटर, इट मींस 270 किलोमीटर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आपको पता है त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। आप देख सकते हैं गैरसैंण की स्थिति, और आप देख सकते हैं क्या है गैरसैंण की उत्तराखंड के मानचित्र में स्थिति। देहरादून बिल्कुल साइड में पड़ता है, बीचों बीच की स्थिति पड़ती है गैरसैंण की, 270 किलोमीटर के दोनों के बीच में डिफरेंस है। आगे चलिए, किस देश ने हाल ही में कोरोना वायरस मुक्त होने का ऐलान किया है? तो भाई न्यूजीलैंड ने कोरोना वायरस मुक्त होने का ऐलान किया है। अंतिम संक्रमित व्यक्ति था, वो क्या हो चुका है? ठीक हो चुका है। आपको पता होना चाहिए बहुत कड़ा प्रतिबंध यहां पर लगाया गया था। कहां पर? न्यूजीलैंड में 75 दिनों का, जिसमें 7 हफ्ते का तो हद से ज्यादा क्या था, लॉकडाउन काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट था। इसीलिए ये क्या कर पाए, इन चीजों को सस्टेन कर पाए कि कोरोना वायरस से क्या हो गए, फ्री हो गए। न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं वो है जैकिंडा अर्नेड, और राजधानी है वेलिंगटन। आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड की वर्ल्ड मैप में स्थिति। साथ ही साथ आपको याद होगा भारत देश का पहला कोरोना फ्री स्टेट था गोवा। भारत देश का पहला कोरोना फ्री केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी था क्या, लद्दाख। और यूरोप का पहला कोरोना फ्री देश था स्लोवेनिया। तो यहां से मैंने पूरे के पूरे आपको फर्स्ट कोरोना फ्री वाले स्टेट्स बता दिए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2020 रिचर्ड डॉकिंग्स अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो भाई ये रिचर्ड डॉकिंग्स अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बने हैं भारत देश के प्रसिद्ध कवि, गीतकार और लेखक जावेद अख्तर। उन्हें यह अवार्ड तर्कसंगत विचार, धर्मनिरपेक्षता, मानव विकास और मानवीय मूल्यों को अहमियत देने के चलते दिया गया है। 2003 से यह पुरस्कार विज्ञान, रिसर्च, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र से दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं जावेद अख्तर जी को। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उड़ीसा गान का दर्जा किस गाने को दिया गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको पता ये उड़ीसा गान का दर्जा दिया गया वंदे उत्कल गान को, या वंदे उत्कल जननी गान को, है ना। इस एंथम को वर्ष 1912 में, देखिए पूछा जा सकता है आपसे, है ना, क्योंकि राज्य के ये क्या है स्टैटिक क्वेश्चन पड़ जाते हैं, अब ये चेंज नहीं होने वाला, एक बार बन गया तो बन गया। इस एंथम को 1912 में कांति कवि लक्ष्मीकांत महापात्रा के द्वारा लिखा गया था। याद रखिएगा, आपसे विशेषतः नाम भी पूछा जा सकता है, क्या, लक्ष्मीकांता महापात्रा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लक्ष्मीकांता महापात्रा जी ने लिखा है वंदे उत्कल जननी। 1994 से उड़ीसा के विधानसभा के प्रत्येक सत्र के अंत में ये गाया जा रहा था। तभी से इसे राज्यगान बनाने की मांग क्या है, पुरजोर कंटिन्यूटी में की जा रही थी। इस गीत में विशेषतः उड़ीसा की महिमा और प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया गया है। कलिंग के नाम से भी आप जानते हैं किसको, उड़ीसा को। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल। आप उत्कल वंदे गान को देख सकते हैं, अगर आपको काम का है तो लिख लीजिए, अगर आप चाहते हैं आप स्क्रीन में देख सकते हैं। नवीन पटनायक जी को बीजेडी के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। और साथ में आपको याद होगा कि नवीन पटनायक को पेटा का हीरो टू एनिमल अवार्ड इस साल का दिया गया। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर रखा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो भाई मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश राज्य में, है ना। बहुत महत्वपूर्ण है स्ट्रीट वेंडर, इसके लिए क्या है, एक स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण पोर्टल भी शुरुआत किया गया है, www.mporban.go.in। इसमें शहरी निकायों को 300 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे। इसका मुख्यतः लक्ष्य है छोटे व्यापारियों और विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी के रूप में 10,000 रुपए प्रोवाइड करवाना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं क्या, शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। ये आप देख सकते हैं पंजीकरण के लिए एक एकीकृत पोर्टल, वही अर्बन वाला, और शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा टाइगर भी क्या है, मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं, तो टाइगर रिजर्व का भी दर्जा इसे प्राप्त है। आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि मध्य प्रदेश की नई चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, है ना, मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाई गई हैं आईएएस अधिकारी 1988 बैच की वीरा राणा। भूलिएगा मत, मध्य प्रदेश के बच्चे इसे क्या कर लें, रट लें। अगला आपको पता होगा, इसी से संबंधित एक अभियान चला था, जब प्रवासी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे तो फ्री में चप्पल और जूते मध्य प्रदेश की सरकार बांट रही थी, ताकि जो मजदूर बेचारे नंगे पैर जा रहे थे, पैर से खून निकल रहे थे, लथपथ हो रहे थे गर्मी में, उनको कुछ सहारा मिल सके। तो चरण पादुका
अभियान। इसके अलावा आपको पता होगा, मैं यहीं से आपको याद कराना चाहूंगा, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड किस नरसंहार को कहा जाता है? तो चरण पादुका का जो सत्याग्रह छतरपुर में हुआ था, इसे ही मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो आप यहीं से इसे भी याद कर लीजिए, चरण चरण से प्रश्न बनने की संभावना बन जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गैर बैंकिंग क्षेत्र की वित्त कंपनी इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड IIFL ने अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किसे साइन किया है? तो भाई IIFL के पहले ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं रोहित शर्मा। देखिए, एक तो पहले पहले बनाए गए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये। एक प्रोग्राम चला है हैशटैग सीधी बात, और इसके तहत बनाया रोहित शर्मा के साथ सीधी बात। 30 सेकंड का एक वीडियो संदेश जारी किया गया है। इसमें क्या है, रोहित शर्मा के द्वारा कंपनी का जो प्रमोशन है वो किया जाएगा। IIFL भारत देश की शीर्ष गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में शुमार, लगभग 36,000 करोड़ रुपए की संपत्ति इनके पास है। इसके स्वतंत्र निदेशक है श्रीधर, इसका हेडक्वार्टर पड़ता है मुंबई में। आप देख सकते हैं रोहित शर्मा को IIFL के लोगों के साथ में। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। नासा ने अपने नासा विशिष्ट सेवा मेडल से किसे सम्मानित किया है? तो भाई भारतीय एरोस्पेस एक उद्यमी एंटरप्रेन्योर है रंजीत कुमार, इन्हें यह नासा का सर्विस मेडल अवार्ड दिया गया है। लगभग 30 साल से ये क्या है, नासा के साथ जुड़े हुए हैं। बेसिकली इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को उन्नत बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और यह RK चेट्टी पांडिपति जिन्हें यह अवार्ड दिया गया था 2002 में, इसके बाद ये पाने वाले क्या हैं, पहले भारतीय बने हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, अवार्ड को आप यहां पर देख सकते हैं। किसी विदेशी संस्था से किसी भारतीय को अगर कोई बहुत बड़ा अवार्ड दिया जाता है तो प्रश्न ऑटोमेटिक बन जाता है ना। आपको याद होगा, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाली पहली निजी कंपनी बनी थी SpaceX, जो कि नासा के द्वारा ही क्या है, ट्रीटी की गई है बोइंग के द्वारा और SpaceX के द्वारा लोगों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचाने के लिए। मैं आपको बता चुका हूं। नासा का मुख्यालय पड़ता है वॉशिंगटन DC में। नासा के मुख्य जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो है जिम ब्रेंडेस टाइन। आप देख सकते हैं फॉल्कन 9 रॉकेट को, सामने ऊपर ड्रैगन लगा हुआ है जिसमें लोग बैठे हुए, 2 अंतरिक्ष यात्री बैठे हुए। ये रहा SpaceX का लोगो जिसके मालिक है एलन मस्क। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय में नया न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? जम्मू कश्मीर से इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, जावेद इकबाल बानी वरिष्ठ कश्मीरी वकील हैं। आपको पता है भाई, न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय। तो हमारे राष्ट्रपति महोदय ने नियुक्ति कर दी। यह अतिरिक्त महाधिवक्ता जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट में रह चुके हैं। इसके अलावा आपको यह पता होना चाहिए कि जावेद इकबाल बानी की जो नियुक्ति वो सीधे सीधे क्या है, वकील से जज के रूप में कर दी गई है। अब वकील से जज के रूप में करने वाले ये क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 2013 के बाद पहली बार ऐसा मौका आया है जब सीधे सीधे कश्मीरी किसी व्यक्ति को, वकील को क्या है, वकील से सीधे जज बना दिया गया। इसके पहले 2013 में जस्टिस अली मोहम्मद मागरे के साथ ऐसा किया गया था। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन चुका है, इसलिए यहाँ के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। आप देख सकते हैं हमारे जज महोदय को, साथ में श्रीनगर के हाई कोर्ट को। इसके अलावा आपको याद होगा, हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर की मुख्य क्या है, न्यायाधीश हैं गीता मित्तल, और ये गीता मित्तल फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की। ये मैंने आपको यहां पर याद करा दिया, प्रश्न बनना चाहिए। साथ ही हैं भारत देश के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आबू धाबी निवेश प्राधिकरण की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी से 5,683 करोड़ रुपए की निवेश किस भारतीय कंपनी को प्राप्त हुआ है? तो भाई जियो कंपनी में 5,500 करोड़ रुपए से 1.16% संपत्ति क्या है, खरीदी है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के द्वारा। जियो क्या है, रिलायंस एक इंडस्ट्रीज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। उद्देश्य है उच्च गुणवत्ता और सस्ती डिजिटल सेवाएं प्रदान करना। आबू धाबी की जो कंपनी है वो लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट आर्म है। आबू धाबी की स्थापना हुई थी 1976 में। आपको याद होगा हाल फिलहाल में रिलायंस में बहुत सारी कंपनियों ने अपने अपने शेयर्स खरीदे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है फेसबुक का, 43,000 करोड़ रुपए में 10% की हिस्सेदारी किसने, फेसबुक ने खरीदी। आप देख सकते हैं पूरी का पूरा इमेज में आपको लिस्ट दिख रही है, आप चाहें तो लिख लीजिए, प्रश्न आने की संभावना बनती है। अगला प्रश्न देखिए, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 की शीर्ष 500 यूनिवर्सिटी में कितने भारतीय संस्थान जगह बना पाए? तो 500 में से सिर्फ 8 ही क्या है, भारत देश को मिला है। इन 8 में आप देख सकते हैं टॉप में रही है 172 नंबर पर IIT बॉम्बे। नेक्स्ट है टॉपर भारत देश से IISc बेंगलुरु। बहुत महत्वपूर्ण है, मूल्यांकन 6 मैट्रिक्स पे होता है, आप सामने देख सकते हैं। फर्स्ट नंबर आया है MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA का वर्ल्ड QS रैंकिंग। अगला प्रश्न, भारत में एशियाई शेरों की आबादी में रिकॉर्ड कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो 29% बढ़ गई है। 2015 में 523 थे, 2020 में 674
हो गए। आपको पता है गिर सेंचुरी में यह एशियाई लॉयंस पाए जाते हैं। साथ ही साथ एरिया में भी 36% की बढ़ोतरी देखी गई है। आप देख सकते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री विजय आर रूपानी को गुजरात के मैप में गिर की सिचुएशन। अगला प्रश्न देखिए, स्टैंडर्ड ने पूएस ने भारत की सोवरेन रेटिंग कितने पर बरकरार रखी? तो BBB- पर बरकरार रखी है। अच्छी बात है कि ये कह रहे हैं कि राजकोषीय स्थिति स्थिर हो जाएगी भारत देश की। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था मूडीज के द्वारा सोवरेन रेटिंग को Baa2 से घटाकर Baa3 कर दिया गया है। सोवरेन रेटिंग आपको पता है कि कोई देश देनदारी चुकाने में समर्थ है कि नहीं, यह बताती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, NFL के नए चेयरमैन कौन बने? तो NFL के चेयरमैन बनाए गए वीरेंद्र नाथ दत्त। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, मिनी रत्न कंपनी है, फोटो आप सामने देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति पेरे कुरुनजीजा का निधन हो गया? तो बुरुंडी के राष्ट्रपति थे, सत्ता छोड़ने ही वाले थे, इनका निधन हो गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रीतम सिंह का निधन हो गया है, वे कहाँ के पूर्व डायरेक्टर थे? तो लखनऊ IIM लखनऊ के पूर्व डायरेक्टर थे। अगला प्रश्न था हमारे पास, OHE पैनोग्राफ के साथ डबल स्टैक कंटेनर चलाने वाला पहला रेलवे बना है पश्चिम मध्य रेलवे। ये आप देख सकते हैं, पश्चिम मध्य रेलवे का लोगो देख सकते हैं, 18 हमारे जोन देख सकते हैं, और विनोद कुमार यादव हमारे चेयरमैन, और ये रहे हमारे